आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 22 जनवरी है आज, दिन शुक्रवार, और हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर इवनिंग का न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर। आज पहली खबर बिहार से होगी, जहां सोशल मीडिया पर नेताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी या एंटी गवर्नमेंट कमेंट करने वाले लोगों पर बिहार सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया है। अब कौन और कैसे तय करेगा कि क्या अमर्यादित है और क्या मर्यादित है। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की। बैठक हुई उनकी इंपॉर्टेंट, कौन सी बड़ी बात की बैठक में से निकलकर बाहर आई, और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेता कितने एक्टिव रहे। फिर बात होगी किसानों और सरकार के बीच हुई एक और बैठक की। क्या किसानों ने प्रस्ताव खारिज कर दिया? अगर हाँ, तो सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। और लास्ट में दुनिया के ऐसे सफल ऑपरेशन की बात जरूर करने वाले हैं जिसमें महज 16 साल की बच्ची का ट्यूमर उसकी नाक के रास्ते से निकाला गया है, और ये हुआ है हमारे ही देश में। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू कुमार से। कृषि कानून के मसले पर आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई 11 दौर की बातचीत के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार ने अपने प्रस्ताव को लेकर कहा है कि वो इससे बेहतर नहीं कर सकते। वहीं अगले दौर की बातचीत के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। पार्टी ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की है। हरियाणा में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षा संस्थानों में दाखिले और नौकरी के आरक्षण कानून 2016 को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका देते हुए ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार सरकार के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कार्यवाही के फरमान पर नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और लिखा है कि नीतीश कुमार हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन भारत की सीमा के पूर्वी सेक्टर को लेकर चीन की स्थिति स्पष्ट है और उन्होंने कभी भी चीनी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। और 2 दिन के विराम के बाद आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़त कर दी है। मुंबई में पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अपनी आलोचना तो ज्यादातर किसी को नहीं सुहाती, लेकिन अगर सरकारों का मामला हो जाए तो वो भी बहुत ज्यादा टची होती हैं। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? तो नई बात तो ये है कि बिहार में एक सरकारी फरमान जारी हुआ है। राज्य के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या ऑफिसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान। उन्होंने 21 जनवरी को सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को इस मामले में खत लिखा कि कुछ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए सरकार, मंत्री, एमएलए, एमपी और सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी की जाती है। वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को दी जाए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है वही साइबर क्राइम की नोडल एजेंसी है। एडीजी साहब का पत्र सामने आया, सियासत भी शुरू होना लाजमी था। आरजेडी ने सरकार पर सोशल मीडिया से डरने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए और ये चुनौती दी कि सरकार उन्हें इन आरोपों के लिए गिरफ्तार करके दिखा दे। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार को अचानक ऐसे कदम उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये हमने पूछा बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट पुष्यमित्र से। अचानक से क्या जरूरत पड़ी ये तो समझ में नहीं आता है। खास तौर पर ऐसा लगता है कि संभवतः सुशील कुमार मोदी जी का जो अपना फेसबुक हैंडल है उसमें हमेशा लोग उनके हर टिप्पणी पर उनके खिलाफ ही कोई टिप्पणी करते हैं और लोगों में उनके खिलाफ एक चिढ़ है। वो चिढ़ हर तरह के लोगों में नजर आती है, वो चाहे भाजपा के समर्थक हो या भाजपा के विरोधी हो, मतलब उनके अकाउंट में सबसे ज्यादा दिखता है। तो हो सकता है इस कारण हुआ हो या किसी और वजह से हुआ हो। बाकी किसी दूसरे नेता के खिलाफ ऐसा दिखता नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके वजह से ही ऐसा हुआ हो।
पुष्यमित्र जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर गुस्सा कोई हिडन सीक्रेट तो है नहीं। कहा जाता रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए वो सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार मानते रहे हैं, और पहले भी कहा उन्होंने कि सोशल मीडिया ने लोगों के बीच उनकी सरकार की एक नेगेटिव इमेज बनाने में काफी हेल्प की है। तो क्या इस फैसले को इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है? नीतीश कुमार तो ये बात मानते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके काम की चर्चा कम होती है और उनके खिलाफ ज्यादा बातें होती है। तो काम की चर्चा अगर वो किए होते तो उसकी चर्चा जरूर होती, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दलों का अपना एक आईटी सेल बढ़िया होता है जो उनके काम की भी चर्चा ढंग से करता है। तो उसकी अपनी कमी रही होगी नीतीश कुमार की, उसके बदले वो अगर सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। ये कहीं से सही नहीं है कि आप लोगों को अभिव्यक्त नहीं करने देना चाहते हैं कि वो जो भी उनके मन में सरकार के प्रति है या प्रशासन के प्रति है। ये कई तरह से हो रहा है। आप देखिए कल ही ये क्या हुआ कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, गर्दनी बाग चौराहा के पास एक जगह है जहां वो आंदोलन करते हैं, वहां से भी उनको भगा दिया गया। तो बाद में तेजस्वी यादव ने जाके उनके लिए जगह दिलाई। तो ये सब संकेत है कि सरकार जो है धीरे धीरे विरोध के स्वर को दबाना चाहती है और चाहती है कि वो कहीं से खुल के अभिव्यक्त ना हो। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सोशल मीडिया पर सबसे अधिक नजर गई। लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि ठीक उसके सचिवालय के पीछे एक मूर्ति बनी हुई है 7 शहीदों की। वो 7 लड़के, स्कूली लड़के, अंग्रेज के समय में जाके सचिवालय पर अपना झंडा फहराने गए थे। वो सचिवालय तक चले गए थे। अब विरोध करने वाले को गर्दनी बाग में ही रोक दिया जाता है। तो कैसे कैसे समय हमारा बदल गया। भले उनकी गोली लग गई, उनकी गोली से उनकी मौत हो गई, हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने सचिवालय पर अपना झंडा फहराने की कोशिश की थी। आज सचिवालय तक कोई विरोधी नहीं पहुंच सकता है बिहार में, सबको गर्दनी बाग में रोक दिया जाता है। तो ये एक सत्ता का अपना स्वभाव है कि वो विरोध को सामने नहीं आने देना चाहती है। अलग अलग मोर्चे पर उसको दबाने की कोशिश होती है। नीतीश कुमार का एक और तरीका रहा है मीडिया को अपने ढंग से रेगुलेट करने का, विज्ञापन के जरिए, कि मीडिया में भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं आ पाए। तो अलग अलग तरीके से ये चाहते हैं कि जो उनके पक्ष की बात है वही सामने आए और जो उनके विरोध की बात है वो बिल्कुल सामने नहीं आए। ये सब उसी का उदाहरण है। अच्छा, एडीजी की चिट्ठी में जिस आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी का जिक्र है, ये कैसे तय किया जाएगा? क्या पैमाना होगा किसी पोस्ट को अभद्र बताने का, आपत्तिजनक बताने का? ये तो अभी उन लोगों ने बहुत साफ नहीं किया है कि किस आधार पर तय करेंगे कि किसको अभद्र कहा जाए या आपत्तिजनक कहा जाए। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वो जो कुछ इस तरह की टिप्पणियां होती है वो सुशील मोदी जी के अकाउंट पर बहुत ज्यादा होती है। उनके हर पोस्ट पर देखेंगे तो नीचे में केवल ऐसे ही चिढ़ाने वाली टिप्पणियां होती है। वहां जरूर कुछ टिप्पणियां अभद्रता के हद को पार चली जाती है, कर जाती है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम है, एक रेगुलेशन फेसबुक का भी अपना है कि आप उस टिप्पणी को रिपोर्ट करें। वैसा ही कोई सिस्टम सरकार भी बनाए, उसका कोई तरीका हो कि किसको अभद्र मानेंगे, उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, फिर क्या क्या कार्रवाई होगी, कैसे कैसे सजा दी जाएगी। केवल कह देना तो कोई पैमाना नहीं है ना, उसके लिए तो कोई नियम बनाना ही पड़ेगा। आज कांग्रेस की बैठक हो रही है, सीडब्ल्यूसी की। पार्टी में जारी अंदरूनी कलह के बीच ये जो बैठक हो रही है उस पर सबकी नजर लगी हुई है। बैठक में एक तरफ जहां नेताओं ने जल्द से जल्द अपने जो इंटरनल इलेक्शन हैं उनको निपटाने की बात कही, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़के हुए नजर आए। साथ ही वर्किंग कमेटी की बैठक में किसान आंदोलन, कोरोना का वैक्सीनेशन और ये जो चैट विवाद चल रहा है आजकल, आप सब जानते हैं जिसके बारे में, उससे जुड़ी बातें भी हुई हैं, प्रस्ताव आए हैं। तो कुल मिलाकर आखिर क्या क्या हुआ कांग्रेस की इस बैठक में, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या हासिल निकले इसके, ये पूछा हमने मौसमी सिंह से। मौसमी हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं और लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आई जिसका सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंतजार था। जिस तरह से ये कयासबाजी जोरों पर थी कि नया अध्यक्ष मिल जाएगा जनवरी तक, पर ऐसा नहीं होने जा रहा। मई तक चुनाव होंगे और ये केसी वेणुगोपाल ने साफ किया कि जून तक कांग्रेस पार्टी को अपना नया पार्टी अध्यक्ष मिलेगा। यानी के लिए 3 महीने के लिए चुनाव टल गए हैं। फरवरी तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी थी और वो नहीं हो रहा। तो एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया। अच्छा, मौसमी कुछ तनातनी की भी खबरें बाहर आई और अशोक गहलोत भड़के हुए नजर आए, ये क्या मामला रहा?
देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और अहमद पटेल के करीबी थे। कहीं न कहीं गहलोत को भी लगता है कि उनको अपनी कुर्सी बचाए रखनी है और राहुल गांधी के कैसे वो जो है वफ़ादार साबित हों, इसकी पूरी कोशिश गहलोत लगातार कर रहे हैं। और जब ये G23 ग्रुप बना तो उसके विरोध में या उनके सामने खड़े अशोक गहलोत नज़र आए। तो यही वजह है कि आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने बार-बार यही बात कही कि आंतरिक चुनाव का मसला क्यों उठ जाता है, देश के सामने इतने बड़े गंभीर मसले हैं और उसको लेके आनंद शर्मा ने आपत्ति जताई। हालांकि तुरंत जवाब न देते हुए जब उनका मौका आया, आनंद शर्मा ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गहलोत ने उनकी दुखती रग छेड़ दी थी कि कांग्रेस पार्टी से G23 यानी कि जो बागी नेता हैं, उनको बहुत कुछ मिला। तो उसके जवाब में आनंद शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको भी बहुत कुछ मिला, ये तो आप पे भी अप्लाई होता है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के इसका सार ये है कि अधिकतर समय CWC में आंतरिक चुनाव को लेके चर्चा होते रही। G23 वाला ग्रुप है वो कितना वोकल या फिर कहिए कि कितना एक्टिव दिखा आज की इस बैठक में? कहीं न कहीं स्ट्रेस इस बात को लेके था, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, उन्होंने बोला कि सिर्फ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नहीं, आपको समझना होगा लगातार ये बागी ग्रुप कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव की बात कर रहा है। 12 लोग इलेक्टेड होते हैं इसमें और इस वक्त वो इलेक्टेड नहीं है। तो लगातार ये मांग हो रही है कि उसका भी इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी इलेक्शन हो, एक सेंट्रल इलेक्शन कमिटी होती है जो सारे राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसके टिकट तय करती है। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उसका भी चुनाव होना चाहिए साथ में, पर उसको लेके थोड़ा सा तकनीकी पशोपेश था, क्योंकि क्या संविधान में अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसको लेके थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, जिसको प्रेस वार्ता में भी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम ये पता करके कानून जो नियम है वो कायदा साफ करके तब बता पाएंगे कि सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव होगा या CWC का भी चुनाव होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी होगा, क्योंकि याद रखिए कि ये बड़ी पावरफुल कमिटीज होती हैं और अभी तक जो है जिस तरह से नामांकन चल रहा है तो जो अध्यक्ष रहता है वो अपने अनुसार नामांकन करता है, पर अगर इसका चुनाव होने लगेगा तो वो बाकी गुटों को और बाकी जगह से लोगों को भी उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा CWC में। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। कृषि कानून के मसले पर आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों की फिर से बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार दे नहीं सकती। वहीं सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। अब तक 11 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की दिल्ली से आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, जैसे ही बैठक शुरू हुई थी उसी समय किसान संगठनों ने ये बात सरकार को कह दी थी कि हमको जो प्रपोजल सरकार ने दिया था कि एक कमेटी बना दी जाए और 1.5 साल तक के लिए जो है कानून को जो है वो लागू नहीं किया जाएगा, वो प्रपोजल किसान संगठनों ने सरकार के सामने कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है, हम चाहते हैं तीनों कानून वापस हो। सरकार ने किसान संगठनों को कहा कि आपको अगर हमारी बात स्वीकार नहीं थी तो आपको मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, आपको ये बात आके हमको बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगली बैठक की तारीख जो है वो तय थी। उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आप एक बार फिर से जो सरकार का प्रपोजल है उसके ऊपर विचार कर लीजिए और फिर हमको बताइए। तब से लेकर अब तक लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, जिसमें 2 ब्रेक हुए हैं। दोनों ब्रेक के अंदर किसान संगठनों ने जो है सरकार के प्रपोजल पे जो है
वो विचार जरूर किया है, लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है, जिससे किसानों का जो है एक ऑफिशियल स्टैंड जो है वो फिर से सामने आए कि उन्होंने विचार के बाद क्या स्टैंड लिया है सरकार के प्रपोजल को लेकर। हिमांशु, बात तो फिर वहीं आकर अटक गई है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा फिर? देखिए, बिल्कुल सरकार के लिए इस वक्त जो है बहुत ही संकट की घड़ी है। अब ये देखना है कि अगर आज की बैठक में कोई हल नहीं निकलता है तो फिर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है और उसकी रणनीति क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। उनमें से एक सदस्य ने कहा कि वो इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। 3 सदस्य सुनवाई कर रहे हैं और जब तक उन सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीनों कानूनों को लागू नहीं करने की सिफारिश की थी सरकार से। तो ये माना जा सकता है कि तीनों कानून अभी लागू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया हुआ है सरकार को। और सरकार ने जो है प्रपोजल रखा था किसान संगठनों के सामने कि हम एक नई कमेटी बनाते हैं जिसमें सरकार की नुमाइंदगी होगी, किसान संगठनों की नुमाइंदगी होगी और साथ ही साथ जो है एक्सपर्ट्स भी रहेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। लेकिन किसान संगठन अगर आज सरकार के इस प्रपोजल को पूरी तरीके से एक बार फिर से विचार करने के बाद खारिज कर देते हैं तो देखना यह है कि सरकार उनके सामने क्या नया प्रपोजल रखती है। क्या सरकार ये कह सकती है कि एक कमेटी जरूर बनाई जाए, उसमें कोई समय सीमा तय ना हो कि जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता या कोई ये कह सकते हैं तीनों कानूनों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होता तब तक तीनों कानून जो है वो लागू नहीं किए जाएंगे, उसको समय बाउंड नहीं किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि सरकार जो है किसान संगठनों के सामने क्या नया प्रपोजल रखती है। तो कुल मिलाकर आज सरकार ने अपने प्रस्तावों पर किसानों को विचार करने के लिए कहा है। उधर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि हमने भी सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए कह दिया है। उधर ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी और इसको लेकर पुलिस क्या प्लानिंग कर रही है, ये हमने पूछा आज तक रेडियो के सहयोगी हमारे तंसीम हैदर से। देखिए, पुलिस अफसरों की कई राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में भी हुई है, एमएचए में भी हुई है और दो बार पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग किसान संगठनों के साथ भी हो चुकी है। किसान संगठनों का यही कहना है, वो अभी फिलहाल अपने जिद पे अड़े हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च और रैली निकालेंगे 26 जनवरी के दिन। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने अपने दोनों चरणों की बातचीत में ये बात उनसे समझाने की कोशिश की कि ये देश के लिए बहुत बड़ा पर्व है, लिहाजा इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो और इसको अच्छे से खुशी के माहौल में लोग सेलिब्रेट करें। और कई जगहों पे जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर कोशिश करेगा आसपास आने की नई दिल्ली इलाके में या लठियन जोन में तो उनको भी उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा दिल्ली पुलिस के जो अफसर हैं वो इस बात पर स्टक हैं कि किसी भी तरह जितना भी डिप्लॉयमेंट होगा पुलिस फोर्स का वो किया जाएगा, लेकिन किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर या कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पे ये कहा है कि वो ड्रोन से निगरानी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि किसान रैली के दौरान भी जो किसान के एजिटेशन चल रहे हैं, टीकरी की बात करें या सिंधु की बात करें, तो वहां पे भी दिल्ली पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। वहां पे भी ड्रोन के जरिए ये निगरानी की जाती है लोगों पर और खासकर ऐसे संदिग्धों पर कि कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की कोशिश ना करे। तो अगर ऐसा कोई मार्च निकालते हैं तो उसकी निगरानी भी ड्रोन से की जाएगी। दिल्ली पुलिस उससे ड्रोन से नजर रखेगी। बाकायदा इसके कंट्रोल रूम अलग अलग एरियाज में बनाए जाएंगे जहां से इनको लगता है कि एंट्री हो सकती है या कोशिश की जा सकती है। तो ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए की जा रही है सारी कोशिशें। तो मुझे लगता है कि ड्रोन का जो ड्रोन कैमरों से जो निगरानी का है वो भी एक दिल्ली पुलिस का एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा इस सिक्योरिटी को लेकर। और अब आपको बताते हैं दुनिया के पहले ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में जो पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने किया। दरअसल डॉक्टरों ने महज 16 साल की बच्ची की नाक के रास्ते उसका ब्रेन ट्यूमर निकाला है। ऐसी सर्जरी करके इतिहास रचने वाला पीजीआई चंडीगढ़ पहला मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है दुनिया का। ये ट्यूमर जो था वो 3 सेंटीमीटर का था और इसकी सर्जरी पीजीआई के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर एस दंडपाणी, डॉक्टर सुशांत और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेजुनीता ने किया।
मैंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस दंडपानी से बात की और समझा कि ये ऑपरेशन कैसे किया और क्या इससे पहले भी इस तरह के करीब इस तरह के कोई ऑपरेशन हुए थे। ये ऑपरेशन बड़ों में बहुत कॉमन है एंड यूजुअली हम इसको पिट्यूटरी ट्यूमर्स में करते हैं और ब्रेन ट्यूमर्स या क्रेनियोफेरिंजियोमा जैसे ट्यूमर्स में ये थोड़ा मुश्किल है, बट लोग आजकल कर रहे हैं बड़ों में। और छोटे बच्चे में डेफिनेटली ये और भी मुश्किल होती है। अभी तक दुनिया में सबसे छोटा जो बच्चा जिनका इतना बड़ा ट्यूमर जिनका ऑपरेशन किया गया वो 2 साल का था, वो स्टैनफोर्ड में हुआ। सो ये शायद सबसे यंगेस्ट होगी जिनका ये कॉम्प्लेक्स एंडोस्कोपिक सर्जरी हुआ है नोज के द्वारा। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन के दौरान क्या चैलेंजेस रहे जो आपने फेस किए, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है और उसका ऑपरेशन किया, बहुत रिस्की रहा होगा। करेक्ट। एक्चुअली बड़ों में नोज के अंदर साइनसेस होते हैं जो एयर पॉकेट्स है, वो हमें रास्ता देता है ट्यूमर तक पहुंचने में। वो साइनसेस बड़े होते हैं, सो थोड़ा सा ये आसान है, बट बच्चों में वो साइनसेस डेवलप नहीं होते हैं, पूरा का पूरा हड्डी जैसे होता है। सो उसको हमें पूरा ड्रिल करके जाना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, एमआरआई, कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम में हम लोड करके फिर वो जो 3D पिक्चर जो देता है उसमें हम प्लान करते हैं कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चैलेंजेस हों। डेफिनेटली चैलेंज तो था क्योंकि किसी ने किया नहीं था इतना छोटे बच्चे में, इसीलिए थोड़ा सा हमें डर भी था, बट हमने पूरा जब स्टडी किया हमें लगा कि ये पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने बच्चे का पेरेंट्स को समझाया था कि नाक से ऑपरेशन करने में मुश्किल है, पर अगर हो जाता है तो ये बच्चे के लिए अच्छा होगा क्योंकि ब्रेन को टच करने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर हम ब्रेन का हैंडलिंग जो हम बोलते हैं उसका जो भी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में होगा वो नहीं होगा। और सेंटर में जब हम अगर ट्यूमर में पहुंच जाते हैं तो फिर अच्छा दिखता है और हम पूरा कंट्रोल्ड तरीके से निकाल सकते हैं इस ट्यूमर को। ओनली पहुंचना मुश्किल है बच्चे में। अगर इनकेस नहीं पहुंच पाते हैं तो शायद हम इसको हम छोड़ के फिर बाद में हम ऊपर से जाके खोलते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं। वही प्लान था। ये नहीं है कि हमने प्लान कर दिया तो यही करेंगे, ऐसे नहीं था। वी वेर ओपन, वी वांटेड टू डू द, हम बच्चे का भलाई करना चाहते हैं, ये हम रिकॉर्ड बनना हमारा मकसद नहीं है। बाद में हम सोचा था कि चलो ये अच्छी बात है कि हमने कर दिया और बच्चा भी अभी अच्छा है, इसीलिए हमने बताया। अदरवाइज वी डोंट रन आफ्टर रिकॉर्ड्स, इट जस्ट वाज अ काइंड ऑफ बाद में हम बस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज बच्चा अच्छा है। जो बच्चा देख नहीं सकता था अभी वो देखना शुरू हुआ है, तो पेरेंट्स खुश है, इसके वजह से हम भी खुश है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और आज का दिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके मेल्स का जिक्र तो जरूर होगा जो आप हमें भेजते हैं। कानपुर से गुंजन नैथानियल का मेल है। उन्होंने लिखा है कि एज ए रेगुलर ऑडियंस ऑफ नितिन्स पॉडकास्ट, आई वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड द कंटेंट यू पुट इनटू दिस प्रोग्राम एंड डे बाय डे इट्स इंप्रूविंग विद द प्रिसाइज एलेबोरेशन ऑफ लेटेस्ट न्यूज एंड एक्सपर्ट टॉक्स। कीप अप द गुड वर्क, वी आर लिसनिंग एवरी डे। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन आपका, आपने मेरी तारीफ की, हमारी टीम की तारीफ की। इन तारीफों के हम शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज तक रेडियो ऐसे ही सुनते रहेंगे, अपने दोस्तों को सुनाते रहेंगे और ये जो मेल्स का सिलसिला है, ये खतो खिताबत, ये चलती रहेगी। तो अब सामान समेटने का टाइम हो गया है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि यदि आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं और जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, इन सभी जगहों पर भी हम हैं। यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, लगातार हमें वहां भी सुन पाएंगे। इस शो के प्रोड्यूसर हैं प्रतीक वाघमारे और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अब इजाजत चाहूंगा, सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए।
कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।